धर्मपुर गांव का रहने वाला जगदीप बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। फिर भी कुछ दोस्तों की जान पहचान से दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में उसकी नौकरी लग गई। जगदीप के घर में बूढ़े माँ बाप, पत्नी और बहन थी। थोड़ी बहुत खेती थी मगर उससे कोई खास आमदनी नहीं होती थी। कुल मिलाकर जगदीप की कमाई से ही घर चलता था। लेकिन कोरोना की लहर में फैक्ट्री बंद हो गई और जगदीप थोड़ी बहुत जमा पूंजी के साथ गांव वापस आ गया। कोरोना की चपेट में आने से जगदीप के बाबूजी भी चल बसे। ऐसे हालात में परिवार को छोड़कर वापस शहर जाना जगदीप के लिए मुश्किल हो गया। मजबूरन उसने घर में एक छोटी किराए की दुकान खोल ली। गांव के चौपाल में जमने वाली बैठकों में अक्सर दुनिया जहान की बातें होती हैं। एक दिन यूं ही ऐसी एक बैठक में जगदीप का हमउम्र बद्री कहने लगा, जग्गू भाई, तुम तो पिछले साल गांव में नहीं थे। अपने बगल वाले गांव में एक नियाज नाम के लड़के का वहां ऐसा कत्ल हुआ कि सिर कहीं और धड़ कहीं। जगदीप ने पूछा, मतलब? बद्री बोला, मतलब ये कि उसका सिर तो वहीं उसी गांव के कब्रिस्तान में दफन है मगर धड़ आज तक नहीं मिला। जगदीप ने पूछा, मगर क्यों और किसने मारा, ये पता चला क्या? बद्री बोला, किसने का तो पता नहीं मगर वो क्या कहते हैं शहरों में, टेरर किलिंग। हाँ, टेरर किलिंग का केस है शायद। जगदीप बोला, भाई टेरर किलिंग नहीं, ऑनर किलिंग बोल। गांव के बुजुर्ग बोले, बेटा लेकिन हम सबके लिए तो ये एक टेरर किलिंग की ही बात है, क्योंकि सर कहीं और धड़ कहीं हो तो कहते हैं कि मरने वाले की आत्मा भटकती रहती है। ये सब सुन के जगदीप सहम सा जाता है। घर जाकर अपनी पत्नी जानकी से इस घटना के बारे में पूछता है तो उसकी पत्नी कहती है, देखो जी, हम तो इतना जानते हैं कि जब सबने इस कत्ल के बारे में सुना तो हम क्या आसपास के गांव में भी दहशत और खौफ से लोग सो नहीं पाए। अच्छा है, कोई दूसरी प्यार वाली बात करो और सो जाओ। जगदीप धीरे धीरे इस हादसे को भूल जाता है। हालांकि कुछ दिनों बाद उसे उसी गांव में वसूली के लिए जाना पड़ता है जिसमें नियाज का मर्डर हुआ था। जब वो गांव में पहुंचता है तो पता चलता है कि आज इस कत्ल को पूरे 1 साल हो गए। ना तो लोग भूले और ना ही दहशत कम हुई है। बस सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए हैं। हालांकि जगदीप ने काफी साल दिल्ली में काम किया था और उसकी सोच भी बदल चुकी थी, मगर जाने क्यों जब से उसने इस हादसे के बारे में सुना था दहशत से भर जाता था। भूत प्रेत, शैतान, साया और न जाने कौन कौन से ख्याल उसके मन में आने लगते थे। इन तमाम ख्यालों के बीच वह अपने पैसों की वसूली में लग गया और शाम होते होते अपने गांव के लिए उसने बस पकड़ ली। जगदीप अपने गांव की तरफ मुड़ने वाली कच्ची सड़क के सामने मेन रोड पर उतरा। उसके घर का रास्ता उसके खेत से होकर जाता था। रात के लगभग 9 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, बस कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी और तेज सरसराती हुई हवा डर का माहौल बना रही थी। जैसे ही जगदीप अपने खेत पर पहुंचा, अचानक उसे अपने सामने एक बिना सर का भयानक काला साया दिखाई दिया। यह देखते ही उसकी रूह कांप गई। उसने बड़ी हिम्मत करके पीछे देखा मगर पीछे कोई नहीं था। डर के मारे जगदीप के पसीने निकल गए। उसने अपने कदमों की चाल तेज कर दी। अभी वह थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसे पीछे से आते हुए कुछ कदमों की आहट सुनाई देने लगी। उसके बाद सन्नाटे को चीरते हुए चीखें हवा में गूंजने लगी। उसने चारों तरफ घूम घूम के देखा मगर दूर तक कोई नहीं था। जगदीप अब बस किसी तरह सब कुछ नजरअंदाज कर घर पहुंचना चाहता था। डरा सहमा जगदीप जैसे ही घर पहुंचा, उसने दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने दरवाजा खोला। घर में घुसते ही उसने तुरंत अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और पत्नी से एक गिलास पानी देने को कहा। उसकी पत्नी पानी लाई। डरे सहमे जगदीप के मुंह से बड़ी मुश्किल से आवाज निकली। वो बोला, जानकी, अपने खेत के रास्ते में जब मैं आ रहा था तो एक बिना सर का साया मुझे नजर आया। कुछ चीखें भी सुनाई दी मगर जब मैंने चारों तरफ देखा तो दूर दूर तक कोई नहीं था। जानकी बोली, अब
आराम से हाथ मुंह धोकर भोजन कर लो, ऐसा कुछ नहीं है, जरूर आपको कुछ वहम हुआ होगा। जगदीप बोला, आज मैं उसी नियाज के गांव में वसूली के लिए गया था, जिसका धड़ आज तक नहीं मिला। वहां जाकर पता चला कि आज उसको मरे हुए 1 साल हो गए। हो ना हो कहीं ये उसी का भूत तो नहीं। जानकी बोली, अब आप अपने घर में आ गए हैं, सारा टेंशन भूल जाइए। इसके बाद जगदीप भोजन करके सो जाता है। मगर दूसरे दिन गांव की चौपाल की बैठक में वह बीती रात का हादसा सबको बताना नहीं भूलता। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। खौफ का माहौल कुछ यूं था कि शाम ढलते ढलते लोग अपने घरों में कैद हो जाते थे। फिर भी गांव के कुछ लोग जो शहर गए थे, उन्हें लौटने में रात हो जाती है। डरे सहमे वह गांव की तरफ कदम बढ़ाते हैं, लेकिन सब के सब उस वक्त मारे डर के पसीना पसीना हो जाते हैं जब जगदीप के खेत के करीब से गुजरते समय उन्हें सिर कटा हुआ साया नजर आता है और चीखें सुनाई देने लगती हैं। अगले दिन इस खबर की दहशत धर्मपुर के बच्चे बच्चे की आंखों में साफ नजर आती है। शाम होते होते नियाज का गांव उस वक्त दहशत ज़दा हो जाता है जब एक 20 साल का लड़का कब्रिस्तान के रास्ते से दौड़ता हुआ गांव पहुंचता है और बदहवास सा चिल्लाने लगता है, मैंने हवा में उड़ती हुई बिना धड़ की मुंडी देखी। पहले तो किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, मगर जब धर्मपुर के सिर कटे वाले धड़ के साए का जिक्र छिड़ता है तो खौफ से सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिना धड़ की कटी हुई मुंडी की खबर के बाद उस गांव में दहशत से किसी को नींद नहीं आती। यह बात दूसरे दिन पुरानी मजार वाले बाबा तक पहुंचती है। बाबा समझ जाते हैं कि यह नियाज की रूह भटक रही है और हो ना हो नियाज का धड़ धर्मपुर में दफन है। जब तक दोनों को एक साथ दफनाया नहीं जाता, उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। इधर धर्मपुर में लोगों को सर कटे हुए धड़ का साया अक्सर नजर आने लगा, मगर एक अजीब बात यह थी कि यह साया जगदीप के खेत के आसपास ही नजर आता था। बाबा को जब यह बात पता चली तो वो बोले, नियाज का धड़ जगदीप के खेत के आसपास ही कहीं दफन है। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में जगदीप के खेत में खुदाई करवाई गई, जहां नियाज का सिर कटा हुआ धड़ मिल गया। तमाम कानूनी प्रक्रियाओं के बाद धड़ के साथ कटा हुआ सिर दफनाया गया। इसके बाद फिर किसी को ना तो वहां हवा में उड़ती हुई नियाज की मुंडी दिखी और ना ही उसके धड़ का काला साया। हां, यह जरूर है कि नियाज के कातिल का रहस्य आज भी रहस्य ही है।